हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो, आज हम लोग नीट 2023 अक्टूबर का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है, तो देखो यहाँ पे बोला गया है कैटालिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल गिव्स, मतलब ब्यूटेनॉल का जब आप लोग कैटालिक रिडक्शन करोगे तो आपको क्या देगा। ठीक है, कर देता हूँ। ओके, ठीक है। चलो कैटालिक रिडक्शन हम लोग देखते हैं ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 CHO। कह रहे 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनॉल हो गया। जब आप उसका कैटालिक रिडक्शन करोगे, मतलब HI और किसकी प्रेजेंस, सॉरी NI और H2 की प्रेजेंस में करते हो, जब भी आप लोग रिडक्शन करोगे तो आपको मतलब जो भी है अल्डिहाइड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, क्योंकि रिडक्शन में रिवर्स आते हैं। आपकी प्रोडक्ट होगी CH3 CH2 CH2 CH2OH। सिंपल, मतलब जो आपका CHO है वो सीधा किस में कन्वर्ट होने वाला है, CH2OH में। ओके, तो बात क्लियर। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH। ओके, 1 2 3 4 और आ गया OH। तो जब भी आप लोग रिडक्शन करो समझ लो आपको रिवर्स आना है। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 47 में क्या बोला है। 47 में बोला है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एंड प्रोडक्ट C इज। देखो हमको इसकी रिएक्शन करवानी है। देखो CH3Br है, KCN ऐड करोगे, लिख लेता हूँ CH3Br है, जैसे आप लोग क्या ऐड करोगे, KCN। ओके, जैसे आपने KCN ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, CH3CN। ठीक, CH3CN मिलेगा। जब भी आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, आपको मिलेगा एसिड CH3COOH। एंड देन आपको क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, आप लोग जब भी करोगे तो आप लोगों को याद होगा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एसिड को या तो सीधा अल्केन में कन्वर्ट करता है या तो फिर सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो अभी जो है वो सीधा अल्कोहल में जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, इथाइल अल्कोहल बनेगा CH3CH2OH। मतलब जो CHO समूह है वो किस में कन्वर्ट होगा, CH2OH में। ठीक, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बॉम्बे होगा। ओके, इथाइल अल्कोहल पहले वाले में कौन सा था, फर्स्ट था, इस सेकंड वाले में बॉम्बे है। चलो अगर हम लोग बात करें 47 की, तो 47 में क्या आ रहा है, चलो सॉरी 47 हो गया, 48 में देखते हैं। 48 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक, तो सबसे पहले उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इथाइल मिथाइल कीटोन का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है CH3, ओके, C डबल बॉन्ड O एंड देन C2H5। क्लियर, ये उसका सिंपल फॉर्मूला है। तो देखो सबसे पहले हम लोग C ऑप्शन जो है वहां से ट्राई करते हैं। ओके, 2 ब्यूटेनॉल क्या है, हम सबको पता है 1 2 3 4 कार्बन होता है, यहाँ पर एक OH होगा, देन CH3, देन यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, CH। ठीक, हमको करना क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो बनेगा क्या, CH3, ओके, देन CH2। ठीक, फिर बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। क्या ये आपका इथाइल मिथाइल कीटोन है, देखो ये रहा इथाइल, ये रहा मिथाइल और ये है आपका कीटोन। तो बस आपका जो C है विच इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बाकी किसी से भी नहीं बनेगा, 1 ब्यूटेनॉल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल से भी नहीं बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो चलते 49 क्वेश्चन की ओर। 49 में क्या बोला है, तो 49 में बोला है विच द रिएक्टिविटी ऑफ मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो देखो आपको देखना है कि टुवर्ड्स सोडियम मेटल फॉलो द ऑर्डर।
सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्ट करेगा। क्लियर है। तो वो आप लोग कैसे चेक करोगे, तो वो आप लोगों को चेक करना है बाय एसिडिटी। क्लियर है। मतलब आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो कि जो भी एसिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ओके, क्योंकि हम लोग आप लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, है ना। एसिडिटी जो होती है अल्कोहल और फिनॉल की, उसमें फिनॉल की सबसे ज़्यादा होती है। सिमिलरली आपको यहाँ पे चेक करना है कि जिसमें CH3 यानी कि प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कम होगी, इसकी एसिडिटी कैसी है, ज़्यादा है। ठीक, तो देखो सबसे पहले आपको गिवन होता है मिथेनॉल। मिथेनॉल में क्या है, +1, फिर 1 प्रोपेनॉल है, फिर 2 ब्यूटेनॉल है एंड 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो देखो सबसे जो कम होता है वो है मिथेनॉल में प्लस आई इफेक्ट, मतलब उसकी एसिडिटी, मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन ले लो, तो सेकेंड और थर्ड, डी वाला तो गया। देखना है ए और सी में। सेकेंड हम लोग चेक करते हैं किस में, 1 प्रोपेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल। तो वी ऑल नो 1 प्रोपेनॉल में प्लस आई इफेक्ट कम है, तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, मतलब मेटल के टूवर्ड्स मोर रिएक्टिव होगा। तो आपका सेकेंड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आपको सिंपल क्या करना है कि करेक्ट आंसर किस में मैच हो रहा है, बस वही ध्यान में रखो। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, तो बोला है एक फिनॉल है, उसकी रिएक्शन करवानी हमें NaOH के साथ एंड देन RX के साथ। क्लियर। देखो सिंपल मैं रिएक्शन करवा देता हूं, जैसे कि मेरे पास है, ओके, एक तो है OH फिनॉल, फिनॉल है, उसकी रिएक्शन में करवाता हूं NaOH के साथ। NaOH के साथ जैसे रिएक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, ONA। ठीक, जब भी ONA बनेगा तो उसकी रिएक्शन आप लोग करते हो किसके साथ, RX के साथ। RX के साथ रिएक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको ईथर टाइप कंपाउंड OR। क्लियर है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है, डी नंबर का ऑप्शन, डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। ओके, 51 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, 51 में बोला है चूज द फॉलोइंग रिएक्शन, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। देखो एक तो मेरे पास है सिंपल फिनॉल, एक मेरे पास क्या है फिनॉल, उसका हमने क्या किया है, नाइट्रेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 जो कि डाइल्यूट होगा। ओके, डाइल्यूट HNO3। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो वी ऑल नो 2 प्रोडक्ट हमको मिलती है। ओके, एक प्रोडक्ट मिलती है OH के साथ, यहाँ पर अटैच होगा एक NO2, और प्लस एक और प्रोडक्ट मिलती है जो कि कौन सी होगी, यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या होता है NO2। ठीक, देखो फिर बोला है आगे कि X और Y मिल गया, फिर आपको करवाना है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब आप लोग वाटर की प्रेजेंस रखोगे, तो वाटर की प्रेजेंस रखने पर इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, तो देखो जो ओ नाइट्रोफिनॉल है, जो पहले वाला ओ नाइट्रोफिनॉल, उसमें क्या होता है, तो कि एक इंट्रा H बॉन्ड बनता है। ओके, इंट्रा H बॉन्ड बनेगा जो कि लो बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, जबकि ये कौन सा होता है, तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। समझ रहे हो। बस आपको लोअर वाला फाइंड करना था, क्योंकि आपको पूछा है वाई, तो वाई आपका कौन सा है, ओ नाइट्रोफिनॉल। क्लियर। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या बोला है। ऑप्शन में बोला है एक तो डी ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन है, सी। देखो सी पैरा वाला तो आएगा नहीं, लो, ये किस में आएगा, हाई में आएगा, ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, ये मेटा वाला भी नहीं होगा, कौन सा होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलो इसके बाद बात करते हैं 52 में क्या बोला है, एस्पिरिन इज नॉन एज। ओके, एस्पिरिन को आप लोग कैसे जानते हो, तो वी ऑल नो एस्पिरिन का फॉर्मूला आप सबको पता ही है। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया बेंजीन रिंग। ओके, इसके ऊपर होता है COOH, यहाँ पर क्या होता है O, C डबल बॉन्ड O,
और CH3, जिसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 53 में बोला है द आयोपेक नेम ऑफ CH3 CH2O CH CH3 ट्वाइस। ओके, मतलब उसका थोड़ा है ना, थोड़ा हम लोग ऐसे थोड़ी जगह बना लेते हैं। जगह बनाने के बाद देखते हैं। देखो क्या बोला है, एक तो बोला है CH3, दूसरा आ रहा है CH2, फिर बाद में आ रहा है O, फिर CH, एक CH3 ऊपर है और एक CH3 नीचे और एक ऊपर। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 और 3। ओके, तो 2 पे पूरा कौन सा ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप है, और फिर क्या है पूरा प्रोपेन। तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो 53 में कौन सा आने वाला है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। चलो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आएगा 54। ओके, चलो 54 में क्या बोला है, एक रिएक्शन है HI के साथ रिएक्शन करवानी उसकी। ओके, अल्कोहल फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर में फेमस रिएक्शन है ये, और ये आपको कंपलसरी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछी भी जाती है। ठीक, तो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी वही आपको ध्यान में रखना है। देखो, तो सबसे पहले तो एक सिंपल बेंजीन, मतलब ये हो गया आपका CH2O, एक सिंपल ईथर है यहाँ पर। ओके, इसकी रिएक्शन जब हम लोग HI के साथ करवाओगे, HI के साथ, तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा याद रखो, तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, मतलब CH2 और ऑक्सीजन के बीच वाला जो बॉन्ड है वो टूटेगा। ठीक, और आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो देखो ऑक्सीजन जो कि कैसा होगा, ऑक्सीजन है ना नेगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आयोडीन है वो CH2 के साथ अटैच होगा और I है वो ऑक्सीजन के साथ। तो आपकी प्रोडक्ट बनेगी ये वाली बेंजीन रिंग, यहाँ पर बनेगा CH2I एंड देन आपका होगा फिनॉल। बस, तो ऐसी प्रोडक्ट कहाँ दिखाई दे रही है, चेक कर लो। तो CH2I वाली प्रोडक्ट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन B है जहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो B इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, ये आपको अच्छे से याद करना है। ओके, चलो अब देखते हैं 55 में क्या है कि एक ईथर है ये भी, तो देखो 1 मोल ऑफ HI के साथ रिएक्ट किया है, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। CH3C, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, देन O। ओके, फिर बोला गया है CH2 एंड CH3। देखो ये भी एक फेमस रिएक्शन है, हम सबको याद होना चाहिए कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायंस। ओके, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा विच इज वेरी स्टेबल या मोस्ट स्टेबल। क्लियर है, तब आपका जो I है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर है, तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH3 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 और I, और बाद में एक अल्कोहल मिलेगा CH3 CH2OH। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो CH3 CH2OH वाला ऑप्शन देखो, ये भी नहीं है, ये सेकंड में दिखाई दे रहा है, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं, तो B इज योर करेक्ट आंसर। देखो सिंपल आ गया, क्योंकि जब 3 डिग्री आए ना तब तो बड़े मजे हैं, क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, आपको आराम से अटैच कर लेना है और आपका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं 56 में क्या बोला है, तो बोला है कंपाउंड विच गिव्स एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस। क्लियर, एसीटोन का जब हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या मिलेगा, सॉरी इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको एसीटोन देगा। सॉरी मैंने उल्टा रीड कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है, कंपाउंड विच गिव्स एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस, मतलब जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसका ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको क्या देगा, एसीटोन। देखो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3,
ऑजोनोलिसिस में शॉर्टकट है हमारे पास, तो ये तो बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड, तो ए आपका आंसर नहीं बनेगा। चलो बी में चेक करते हैं, CH3 ट्वाइस है, C डबल बॉन्ड C, CH3 ट्वाइस, बीच में डबल बॉन्ड O रखो, तोड़ दो, तो आपका आंसर मिल गया CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड O, जो कि ये कीटोन है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन भी बोलते हैं। क्लियर? तो बस B इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आपका C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। चलो समझ रहे हो, ये आपको कंप्लीट ध्यान में रखना है अच्छे से। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। देखो 57 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? 57 मतलब ऐसा कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लिक एडिशन रिएक्शन। तो जब साइक्लिक की बात हो तब बेंजीन रिंग तो देखना ही नहीं है, ओके। और फिर बात रही 2 की, तो उसमें मिथाइल वाला जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब साइक्लिक और बेंजीन की अगर रिस्पेक्ट में देखें तो साइक्लिक वाला ज़्यादा होगा, और इथेन और मीथेन की रिस्पेक्ट में देखें तो मीथेन वाला सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, ओके। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो इसके बाद देखते 58 में देखो, इन विच इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया है CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ, फॉस्फोरस और I4 मतलब आयोडीन की प्रेजेंस है, I4। क्लियर? आपको A बनाना है, वी ऑल नो सबसे पहले बनेगा क्या यहाँ पर, तो CH3 CH2I, ओके। तो ये कंपाउंड मिल गया आपका A। फिर आपको इसके अंदर Mg ऐड करना है, Mg ऐड करने पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 MgI। चलो ठीक है, अब आप लोग रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, HCOHO के साथ। तो आपका कंपाउंड हो गया ये CH3 CH2 MgI, और इसकी रिएक्शन आप लोग करवाते हो CH2 डबल बॉन्ड O। हमको पता है OMgI है जो कि अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। आपकी प्रोडक्ट मतलब कैसी होगी, इस तरीके से हो गई, इस CH3 CH2, फिर ये जो कार्बन है वो किसके साथ अटैच होगा यहाँ पर, ओके। वापस से CH2 और OMgBr। ठीक, अब आप लोग क्या करें, उसके अंदर हाइड्रोलिसिस H3O+, आपकी प्रोडक्ट होगी CH3 CH2 CH2OH। 3 कार्बन है इसलिए हम उसको प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन N होने के कारण N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, तो आपका D आपका करेक्ट, सॉरी C आपका करेक्ट आंसर होगा, C। चलो समझ रहे हो, ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है 58 वाला। चलो ठीक, तो इसके बाद हम लोग चलते आगे 59 में। 59 में क्या बोला है कि देखो उस ऊपर एक कंपाउंड है, ओके, जो कि कौन से है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे। 59 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर है CH3, फिर है एक बेंजीन रिंग, ओके, और फिर है आपके पास CHO+, आपके पास एक और है एसिटोफिनॉन, क्लियर, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ठीक, देखो ये प्रोसेस आप लोग किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो, तो कि -OH सॉरी +OH माइनस एंड थोड़ा सा हीट कर रहे हो। जब भी आपको ऐसा प्रोसेस दिखाई दे तो समझ लो ये आपको aldol प्रोसेस देगा। समझ रहे हो, ये आपकी कौन सी प्रोसेस है, aldol। हमको पता है aldol में क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलती है, ओके। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट चाहिए आपको, ओके। अब जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो प्रोडक्ट देगा, तो यहाँ पर है। क्लियर है? तो देखो मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो CH3, फिर ये आ गई आपकी बेंजीन रिंग, फिर C डबल बॉन्ड, ओके, C डबल बॉन्ड O है तो मैं सामने लेके जाता हूँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर सिर्फ मैं एक हाइड्रोजन अटैच कर, ठीक, थोड़ा करेक्ट कर लूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ क्या अटैच कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, ओके। यहाँ से मैं उसको उल्टा लिखता हूँ, ये हो गया आपका CH2 एंड इसके साथ एक हाइड्रोजन, ओके, फिर आपका C डबल बॉन्ड O एंड देन आपका बेंजीन रिंग। ठीक,
देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, H2 रिमूव हो गया। तो H2 रिमूव होने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो CH3, फिर सिंपल आपकी क्या आ गई, बेंजीन रिंग, फिर आ गया CH। देखो यहाँ पर भी CH बचा है, तो वापस से डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड O, देन आपकी बेंजीन रिंग। ठीक, तो ये आपका ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, उसके बाजू वाला अल्फा और उसके पास वाला बीटा। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, चेक कर लो। क्या ए में दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तो CH3 है ही नहीं, मतलब ये तो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐसा, तो कि CH3 है, लेकिन CH3 के पास C डबल बॉन्ड O नहीं है। बेंजीन रिंग जिसके पास है वो C डबल बॉन्ड है, मतलब सी ऑप्शन भी गया। डी तो वैसे ही है ही नहीं। ओके, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? तो 59 में बी आंसर आएगा आपका, याद रखना। चलो ठीक, ओके। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है देख लो। इसके बाद बोला है मेटा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, ये मैं रफ कर रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा शायद। जब भी कैलकुलेट पेपर सॉल्व करने के लिए बैठो तो आपका पेपर भी आपके पास होना चाहिए और आप लोग उसमें भी टिक मार्क करते होने चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान रखो। मेटा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड मतलब मेटा क्लोरो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हो गया आपका बेंजीन, ये मेटा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड CHO। चलो ठीक है, उसकी रिएक्शन ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेट KOH, आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, KOH ऐड कर रहे हो। अब समझो, जब आप लोग KOH कर रहे हो इसका मतलब क्या होता है, ये है कैनिसारोस रिएक्शन। कैनिसारोस रिएक्शन, और कैनिसारो रिएक्शन में क्या मिलता है, तो एक तो आपको फॉर्मेट सॉल्ट मिलता है, फॉर्मेट सॉल्ट, और दूसरा क्या मिलता है आपको, अल्कोहल। बस, तो आपको वही तो प्रोडक्ट बनानी है। तो एक तो प्रोडक्ट बन गई आपकी कौन सी, CH2OH होगा और नीचे Cl तो है ही, प्लस एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा एसिड मतलब फॉर्मेट सॉल्ट COOK माइनस प्लस, और एक होगा आपका Cl। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जरा चेक करो। तो पहले में बोलता है पोटेशियम मेटाक्लोरेट क्लोरेटजोल क्लोरोबेंजोएट एंड मेटा हाइड्रोक्सी, मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ओके बेंजाल्डिहाइड तो मिलेगा ही नहीं। चलो इसके बाद ऊपर कुछ ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल एंड अल्कोहल, मतलब ये तो कैसे बनेगा, ठीक है ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या बोला, क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ये तो बनेगा ही नहीं, वो आगे वाले का ऑप्शन है वो तो है ही नहीं। उसके बाद मेटा क्लोरोबेंजाइल, लेकिन अल्कोहल किधर है, नहीं है, गया। पोटेशियम मेटा क्लोरोबेंजोएट, हाँ है, मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, हाँ ये है, ठीक है। डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो समझ गए, ये आपको याद रखना है। देखो सेकंड भी वही प्रोसेस है, बेंजाल्डिहाइड वाली, सॉरी कैनिजारो वाली। आप लोग इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, KOH ऐड कर रहे हो, क्लियर है, और थोड़ा सा हीट कर रहे हो। देखो दोनों सेम टाइप के क्या है, बेंजाल्डिहाइड, आपको क्या मिलेगा, कैनिजारो रिएक्शन। एक तो मिलेगा अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल नहीं है, लेकिन ये सेकंड वाला नहीं मिलेगा। ओके, ये एसिड बना रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ये ऐसा अल्कोहल नहीं बनता, CHO में बनेगा। ठीक, ये वाला जो ऑप्शन है CH2OH जो कि आपका अल्कोहल होगा, और ये है आपका फॉर्मेट सॉल्ट। ठीक, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक, तो बस सिर्फ नेमिंग रिएक्शन कर लोगे ना तो भी बहुत बहुत कुछ आ जाएगा। डी में तो कुछ बनेगा ही नहीं। चलो ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं 62 में। 62 में क्या बोला है, देखो सिंपल रिएक्शन आ गई, एक KMnO4 ऐड किया, सबको पता है किसमें जाने वाला प्रोडक्ट, ओके, और H3O प्लस हाइड्रोलिसिस किया है, क्लियर। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वी ऑल नो कि अगर आपके पास CH3 है और CH3 है, जैसे आप लोग KMnO4 ऐड करते हो तो COOK हो जाएगा, COOK। और जैसे आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर COOH, और यहाँ पर भी COOH। तो बी इज योर करेक्ट आंसर।
चलो ठीक, आई होप समझ में आ रहा है। ओके, कॉपी पेन लेकर बैठना, साथ साथ लिखते रहना, या तो फिर आपके पास आपका पेपर होगा उसमें भी नोट करते रहना। पेपर को अपने पास ठीक से रखना ताकि आप लोग जब भी जरूर पड़े तब पेपर देख सको। चलो ठीक। अच्छा, 63 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक आपके पास पूरा है ना अल्केन ग्रुप अटैच है एक बेंजीन के साथ। ठीक, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, KMnO4 KOH, और गर्म कर रहे हो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये क्या देने वाला है, एसिड देने वाला है। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले मैं रिएक्शन यही से स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर KMnO4 ये ऐड करोगे तो पहली प्रोडक्ट तो आपकी कौन सी बनेगी, यहाँ पे लिखूँ COOH, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको क्या देगा, COOH। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो, अमोनिया के साथ, और जैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो कौन सी बनेगी, CONH2 बेंजामाइड। समझ रहे हो? तो आपका ऑप्शन कहीं दिख रहा है, दिख रहा है जेड, क्योंकि गर्म कर रहे हो, जेड सी। तो सी आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, ये आपको याद रखना है, सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद हम लोग बात करें 64 की। 64 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो याद रखो एक बात, जब भी कोई सोडियम हाइड्रोजन की बात करे कार्बोनेट की, तो जो फिनॉल है वो कभी रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। दो ऑप्शन तो ऐसे निकाल दो कि कौन से रिएक्ट कर रहे हैं, कौन से रिएक्ट नहीं कर रहे। ओके, तो फिनॉल है वो कभी रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, तो आपके सी और बी तो गए, देखते ही गए। रही बात ए और सी डी की, तो देखो COOH और एक है सल्फानिलिक एसिड। तो सल्फानिलिक एसिड है जो कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, याद रखना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू COOH, इसके कारण ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, याद रखना। बहुत से लोग हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के आते हैं, लेकिन ये नहीं है। सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कौन सा है, सल्फानिलिक एसिड, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। एक ऐसा एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना। चलो ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल था, SO3H। चलो ठीक, बात करते हैं 65 नंबर की। 65 में क्या बोला है कि एक बेंजीन रिंग है COOH, ओके, जिसको हम लोग थैलिक एसिड बोलते हैं। NH3 के साथ रिएक्ट करोगे तो एक बीच में प्रोडक्ट मिलेगी, और लास्ट में थोड़ा सा गर्म करोगे, है ना, तो आपको मिलेगा थैलेमाइड। ठीक है, तो थैलेमाइड वाला कौन सा दिख रहा है आपको, सी इज योर करेक्ट आंसर। आपके आल्डोहाइड और वर्ल्ड चैप्टर में है। क्लियर है? आपको सिंपल क्या करना है, COOH है, इसकी रिएक्शन जब भी आप अमोनिया के बेमोल के साथ करोगे आपको क्या देगा, ये वाली प्रोडक्ट देगी, एक CONH2, ओके, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, CONH2। गर्म करने पे अमोनिया रिलीज होगा और आपकी प्रोडक्ट ये बन जाएगी, CO और यहाँ पर Na। ठीक, ये होता है थैलेमाइड, ओके, और ये है आपका थैलिक एसिड। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, हाँ चलो आगे चलते हैं 66 नंबर की ओर। देखो 66 में क्या बोला है, सिंपल है ना, एक बेंजोइल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, HBr के साथ। चलो कर लो फटाफट। आपके पास आ गया एक CH2OH बेंजोइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन आप लोग कर रहे हो HBr के साथ, आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा CH2Br। चलो ठीक है, हाँ, तो ये आपका ए हो गया। अब इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, KCN। KCN जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो बनेगा क्या, CH2CN। ठीक, और लास्ट में क्या बोला है, हाइड्रोलिसिस H3O+, तो आपका बनेगा एसिड। ये हो गया CH2 और ये है COO, क्योंकि CN का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है, COOH मिलता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका हो गया फिनाइल इथेनोइक एसिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल, ओके, फिनाइल
इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक, तो फिनाइल इथेनोइक एसिड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बी सॉरी ए, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, याद रह जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं 67, जो कि आपके चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आया है कुछ क्वेश्चंस, देख लेते हैं। बोला है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सेल कंटेनिंग n/50 KCl सॉल्यूशन आर 400 ओम, और उसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कप्पा गिवन है, कप्पा कितना है, ओहो बहुत बड़ा है, 0.002765 फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद आपको आर भी गिवन है, आर कितना है आपके पास, 400 ओहम, ठीक। तो बोला क्या है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स सेल कांस्टेंट। ओहो सबसे इजी, कप्पा का फॉर्मूला पता है, कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट G स्टार अपॉन R, क्लियर है। चलो कप्पा आपको गिवन है 0.002765, G स्टार आपको फाइंड करना है और ये कितना है 400। जैसे इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे आपको G स्टार मिल जाएगा कौन सा, 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर है। तो यहां पर आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। चलो 68 में क्या बोला है, विच सेल रिप्रेजेंट इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सेल। तो कौन सा अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट हुआ है, एक्चुअली हमको जो चाहिए सेल वो है कि नहीं। तो देखो हम लोग चेक कर लेते हैं, तो कैसे चेक करोगे, तो देखो सबसे पहले 25 सेंटीग्रेड पीबी, देखो पीबी 2 + 2 पीबी आपको कितना गिवन है 0.13 माइनस, और SN 2 + 2 SN दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है 0.14, मतलब ये SN का ज्यादा है तो ये आपका क्या बनेगा, एनोड बनेगा, और ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। समझ रहे हो, एक एनोड और दूसरा क्या बनेगा, कैथोड। अच्छा तो देखो यहाँ पर एनोड दिख रहा है, ये कैथोड दिख रहा है, मतलब ए वाला क्या है, करेक्ट है, अच्छे से जुड़ा हुआ है, मतलब ये आपका आंसर नहीं है लेकिन हाँ अच्छे से जुड़ा हुआ है। बी में भी देखो SN पहले है, पीबी बाद में है, तो ये भी करेक्ट अच्छी तरीके से जुड़ा है। डी में देखो ये भी अच्छे से जुड़ा है, लेकिन सी में नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमको पूछा क्या था, नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सेल रिएक्शन। अच्छे से कौन सा वाला सेल रिएक्शन नहीं दे रहा, तो सी इज योर करेक्ट आंसर, याद रख, क्योंकि सी वाला पीबी में देखो, पीबी कैथोड होना चाहिए जिसको एनोड में घुसा दिया है, ठीक है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो मैं सब कुछ रिमूव करके वापस एक बार आपको आंसर की तरफ ले जाता हूं, आपका सी आंसर होगा। चलो ठीक ओके, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, और ये कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, थोड़ी जगह। चलो सबको मैं निकाल देता हूं, क्लियर। निकालने के बाद वापस एक बार अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूं, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, ऑन इलेक्ट्रोलाइजिंग अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ पीडी बाय पासिंग 5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी करंट फॉर 2.15 आवर्स, क्लियर है, और 10.16 ग्राम पीडी इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, क्लियर। तो देखो सबसे पहले मुझे आई गिवन है, आई कितना है मेरे पास, क्योंकि आई है 5 एम्पियर, ठीक। फिर कितना टाइम है, तो कि 2.15 आवर, बट उसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो टी आपका गिवन है, आई गिवन है, ठीक। डब्ल्यू जो कि वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है 10.64 ग्राम, क्लियर है। तो बोला है कि व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीडी इन द सॉल्ट, तो पीडी का ऑक्सीडेशन सॉल्ट कितना होगा, सॉल्ट का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, सॉरी। तो हमको सिंपल फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू मास इंटू I क्रॉस T डिवाइडेड बाय N इंटू
96500, एनसीईआरटी में 968 या 47486 समथिंग है, क्लियर है। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं 96500 नियर इट। आपको ये एन फाइंड करना है, ध्यान रखना। तो क्या करोगे, एन को यहाँ पे ले जाओ, मास आपको पता है मास कितना है, तो मास किसका लेना है, आपको लेना पड़ेगा पीडी का। पीडी का देखो गिवन है कितना 106.4 मल्टीप्लाई बाय आई कितना पावर है 5 मल्टीप्लाई बाय टी जो कि 2.15 to मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय वेट कितना हुआ 10.64 इंटू 96500, क्लियर। चलो यहाँ से ये उड़ जाएगा पूरा, क्योंकि ये नीचे आएगा, ठीक, ये ऊपर जाएगा, तो ये भी उड़ गया, क्लियर। 66 ये 2 0 यहाँ से उड़ गए, और फिर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 4.01, नियर इट 4 के इक्वल होगा। तो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पीडी का इन द सॉल्ट वो कितना हो जाएगा +4, यानी कि सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, ओके, समझ में आ गया। ये 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा, बस यही कैलकुलेशन है, सिंपल। एक मात्र फॉर्मूला है जो कि आपको सिर्फ पुट करना है और आंसर निकालना है। समझ गए। चलो इसके बाद चलते हैं 17 नंबर की ओर। चलो मैं उसको रफ कर लूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं रफ करने जा रहा हूँ, ओके। चलो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, क्या बोला है, रेजिस्टेंट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KCl हैविंग कंडक्टिविटी x, क्लियर है। x मतलब आपको कप्पा गिवन है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कप्पा इज इक्वल टू x। ए डिफाइनेड टेम्परेचर इज y, मतलब रेजिस्टेंस भी गिवन है आपको, y इज इक्वल टू r, ठीक। तो देखो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, तो आप लोग यहां से जी स्टार निकाल सकते हो क्या, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर, है ना। तो जी स्टार आपको क्या मिलेगा, कप्पा की जगह क्या लिखो x, आर की जगह y, तो मतलब x इंटू वाई मिलेगा जी स्टार, क्लियर है। आगे क्या बोला है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन NaCl इज मेजर्ड विद द सेम इंस्ट्रूमेंट Z, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट। बाद में रेजिस्टेंस का कितना हो गया R हो गया, और फिर पूछा है कंडक्टिविटी कितनी है, मतलब वापस से कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। अब आर को हम लोग दूसरी बार किससे मेजर किया है, Z से, तो आपका R हो गया Z, और जी स्टार का वैल्यू पता है XY, तो किसके इक्वल आ रहा है कंडक्टिविटी। बस ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है देख लो, XY अपॉन Z, तो XY अपॉन Z, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया सिंपल एक्सप्लेनेशन, कुछ है नहीं उसके अंदर, सिर्फ आपको XY एक फॉर्मूला पता होगा, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर, तो वहां से आप लोग कर सकते हो। चलो ठीक, ये आपको याद रखना है। चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, मैं ये रफ कर लेता हूं, ओके। देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है हमको, बोला है कि एक आपको शेल गिवन है, ओके, Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रीज Cu2 प्लस 2 Cu, ये एक अच्छा एक इजी है ना सेल है। क्या बोला है, एसर्शन में बोला है कि ई सेल इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। इसका मतलब आप जब भी Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ई सेल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। तो मतलब लेकिन जब आप उसका लॉग निकालते हो ना तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो याद रखो, जब भी पूछे कि अगर ई सेल इंक्रीज होगा तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Zn2 प्लस, ठीक। तो ए जो है एसर्शन वो आपका गलत होगा। ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, मतलब Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे, या तो फिर ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। अब ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इसका मतलब
ये कितना है 0.76 माइनस, और ये है प्लस 0.34। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये इंक्रीज करने पे क्या आपको Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी? नहीं होगी। तो मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। ठीक, सी आपका आंसर हो जाए। चलो इसके बाद चलते हैं 72। देखो 2.5 साइमन मीटर इनवर्स है, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक, कैसे करोगे वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो हम सबको पता है, क्या पता है कि 1 साइमन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू होता है 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। वापस से 1 साइमन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, लेकिन मेरे पास कितना है तो कि 2.5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये कितना होगा? तो इजी 2.5 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.025। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो क्लियर। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं 73। ठीक, हाँ 73 में क्या बोला है? तो 73 में बोला है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ सिस्टम L अपॉन AR। चलो L अपॉन AR क्या होगा? देखो भाई 73 वाला कन्वेंशनल सिंबल देखना है। ओके, L अपॉन AR। तो देखो हमारे पास रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A का फॉर्मूला है ही। R को नीचे ले जाओ तो ये कितना आएगा? नीचे आएगा। तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू R। चलो क्लियर। तो इस ये किसके इक्वल है? 1 अपॉन रो के इक्वल है। तो D इज योर करेक्ट आंसर। बात खत्म। क्लियर भाई? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अमोंग द लिगैंड विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट साइट्स। पीएन में कितना होता है? मेनली 3 के आसपास, सॉरी पीटीएन में 3 के आसपास होगा। पीएन ओके, पीएन तो नहीं, पीएन में मेनली 2 के आसपास होगा। लेकिन जो ईडीटी है उसकी 6 साइट होती। सबसे ज्यादा किसकी होगी? ईडीटीए की होगी, क्योंकि जो ईडीटीए का फॉर्मूला है वो कैसा है? सबको याद होना चाहिए। NCS2 यहाँ पर क्या होगा? CS2 COO माइनस, CS2 COO माइनस, यहाँ पर भी CS2 COO माइनस, यहाँ पर भी CS2 COO माइनस। इसके पास भी क्या होता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 साइट्स। 6 साइड से इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो? ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 75। हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर इन द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स हेक्साएक्वाफेरेट 3। हेक्साएक्वाफेरेट 3 का सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ। तो कौन सा बनेगा? Fe, फिर हेक्साफेरेट H2O6 ओके, और 3+ आयन। क्या ठीक है? 3 माइनस होगा क्योंकि फेरेट बोला है। ओके 3 माइनस होगा, इसका मतलब Fe3+ होगा। ठीक है, Fe3+ में कितने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? Fe3+ के लिए वो Fe Zn कितना होता है? 26। तो 3s2 सॉरी 4s2 और 3d6। क्लियर है? तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो आपके पास बचेगा 3d5। पांचों के पांचों क्या है? अनपेयर है। तो आपके सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो? 75। चलो थोड़ा सा नीचे चलते और 76। विच वन इज मोस्ट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इज नॉट बोला है, नॉट एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है?
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा नहीं होगा, तो देखो NH3 जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, NH3Cl2 ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब इन सब में क्या होगी, पेयरिंग होनी पूरी हो जाएगी, युग्मीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, पेयरिंग हो जाएगा तो इसका जो एक्चुअल में जो होता है हाइब्रिडाइजेशन वो है D2sp3। लेकिन FAX6 जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, जो कि पेयरिंग नहीं होगा, युग्मीकरण नहीं होगा, इसके कारण उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3D2 होगा। तो D इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर कौन सा है, D है। चलो ठीक, आपको याद रखना है। ओके आगे चलते हैं। विच कॉम्प्लेक्स हैज मैग्नेटिक मोमेंटम, है ना, 2.83। अब 2.83 के लिए क्या ध्यान में रखो, देखो NiCO4 कोई चार्ज नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। CN4 की बात करें, Na2+ पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, पेयरिंग हो जाएगी। ओके, और पेयरिंग होने के कारण नो इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। मतलब B जो कि पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर मिलेंगे। ठीक, तो B में कितने होंगे, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम 2.83 हो जाएगी। आप याद रखना, याद रखो जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इससे रिलेटेड अगर आपका 1 पेयर इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है तो आपके 1 पॉइंट समथिंग 73 आसपास में, अगर 2 आ रहा है तो 2.83 के आसपास में, 3 आ रहा है तो 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 4 आ रहा है तो 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ चेक करने की जरूरी नहीं है। समझ लो अगर 2 के लिए पूछा होता तो आप लोग डायरेक्ट लिख लेते 2.83। अगर ऐसा बोला होता कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंटम कितनी होगी, तो 4 के हिसाब से 4 पॉइंट समथिंग। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं 78 नंबर की ओर। 78 में क्या बोला है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 6Cl3। ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं, तो एक शेप इज ऑक्टाहेड्रल, सही है ऑक्टाहेड्रल, एंड हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, नहीं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ओके तो NH3 6 है, क्लियर है। और क्योंकि करेक्ट पूछा है तो आपको करेक्ट ही लिखना पड़ेगा। शेप कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन ये CL3 भी है। ओके, 6 NH3 ग्रुप अटैच करना है। ओके, शेप इज ऑक्टाहेड्रल एंड हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। क्लियर, सेकंड देख लेते हैं, पैरामैग्नेटिक। ओके, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, तो CO3+ होगा, क्लियर है। इसके बाद बोला है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्लियर, और लास्ट में बोला है इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3, मतलब AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट भी देगा Cl3, क्लियर है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है। ओके, तो बी आपका आंसर बनेगा करेक्ट स्टेटमेंट में पैरामैग्नेटिक। क्लियर, बी क्या हो जाएगा आपका आंसर, पैरामैग्नेटिक, ये आपको ध्यान रख। चलो 79 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट पोसेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, भौमितिक। ओके, भौमितिक मीन्स ज्योमेट्रिकल किसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्लियर है। तो देखो ज्योमेट्रिकल जो कि सिस ट्रांस होती है। ओके, तो देखो यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर 2 Cl, मतलब कोई देखो सेम टाइप के एलिमेंट, जैसे कि एक तो हो गया NH2, एक CO, NH3, ओके, एक Cl, ऐसा होगा तो चलेगा। लेकिन अगर सभी जगह देखो, ये कौन सा है 5 में, 5 और Cl अकेला ही है, एक Cl होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी C से कौन सा ट्रांस है, तो बस बी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। ओके,
समझ में आ गया होगा। बी जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बाकी सब लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पोसेस लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। चलो तो आपका जो फर्स्ट है वो क्या गिवन है आपके पास, याद रखना जो ऊपर जो क्वेश्चन था ना, D2sp3 होता है, ओके, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ध्यान रखना। चलो 80 वाला चेक कर लेते पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पोसेस लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म किसके अंदर देखने को मिलेगा, देखो ए जो बोला है वो है पेंटा एमाइन नाइट्रेटो कोबाल्ट 3 आयन एंड पेंटा एमाइन नाइट्रेटो कोबाल्ट 3 आयन। देखो सेम टाइप के एमाइन है, लेकिन सॉरी नाइट्रेटो है बट अलग अलग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। देखो फर्स्ट के लिए क्या आएगा, CO NH3 5 NO2, एक ये हो गया। सेकंड कौन सा होगा, CO NH3 5 ओके ONO, ठीक। देखो ये साइड कौन सी है, ऑक्सीजन की है, ये साइड कौन सी है, नाइट्रोजन। इसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। देखो देखते ही पता चल गया, बाकी कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। हेक्सामाइन कोबाल्ट हेक्सासाइनो क्रोमेट, यहाँ पर कोबाल्ट है यहाँ पर क्रोमेट है, नहीं चलेगा। पेंटा एमिनो नाइट्रीटो क्लोराइड, पेंटा एक्वा तो चेंज हो गया, दूसरी बार कोई नाइट्रीटो है ही नहीं, ये भी आएगा। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड एंड पेंटा एक्वा क्लोरिडो, यह हेक्सा एक्वा था, पेंटा एक्वा है, क्रोमियम है, क्लोराइड बाहर है, मतलब क्या है यह हाइड्रेटेड वाला, ये भी नहीं है। चलो समझ रहे हो, ठीक है, ओके। इसके बाद 81 वाला चेक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। क्लियर, डेल्टा नॉट में 81 में चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज हाईएस्ट डेल्टा 0 या डेल्टा नॉट। मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ रूल्स, ताकि पता चले ना क्या है। चलो क्या बोला है, डेल्टा नॉट। अब डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। लिगैंड्स कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेड है, ओके। तो देखो इसमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, वी ऑल नो कि अगर पूछा जाए तो CN जो होता है वो हाई फील्ड लिगेंड होता है, इससे कम NH3 होता है, इससे कम OX माइनस, इससे कम H2O, ठीक। तो देखो तो OX NH3 H2O में सबसे ज्यादा कौन है, CN, तो बस CN इज योर करेक्ट आंसर, बात खत्म। आप लोग सीरीज याद रखो, सीरीज से भी आप लोग बता सकते हो डायरेक्ट, ठीक। चलो इसके बाद अमंग द गिव आयन हैज विच वन इज मोस्ट स्टेबल, तो स्टेबल कौन सा होगा, क्लियर है। तो स्टेबिलिटी के लिए भी क्या आप लोग चेक करोगे, वही यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। इसमें भी क्या आएगा, C FeCN6 3+, समझ रहे हो, अच्छे से ध्यान रखना, ओके। दोनों ऑप्शन में सेम टू सेम आपको मिलेगा, क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग बात करें 84 की। 84 में क्या, विच पेयर पोसेस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म किस में देखने को मिलेगा, देखो ये तो NH3 PTCl4 है, NH3 PTCl ये नहीं मिलेगा, PD है ना, NCS, यहाँ पर भी SCN ये भी नहीं मिलेगा आपको, लिंकेज मिल जाए। यहाँ पर देखो Br2 है, Cl है, Cl है, Br2 ये भी नहीं बनाएगा, C ऑप्शन, जो कि आपको NO3 और एक SO4 NO3, ये आपको आइसोमेरिज्म कौन सी, आयनाइजेशन प्रोसेस देखने को मिले, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ चैप्टर नंबर 2 के भी है, यहाँ से आपको कैलकुलेट करके लाना है, ओके। चलो बात कर लेते हैं 85 की। 85 में क्या बोला है, पेन चेंज कर लेते,
85 में बोला है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ NaOH एडेड टू 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 5 नॉर्मल NaOH एट 298 केल्विन टेम्परेचर विल डबल इट्स नॉर्मलिटी। देखो सबसे पहले तो 5 नॉर्मल के लिए कितना आता है वो चेक करो। तो नॉर्मलिटी ओके, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 लेने की जरूरत नहीं, 10 लीटर है, ये कितना हो गया 40 और ये 10 लीटर, तो टोटल कितना हो गया 2000 ग्राम ऑफ W मतलब 2 किलोग्राम। अब जब नॉर्मलिटी डबल होगी तब कितना हमको लेना है तो चेक कर लेते हैं। नॉर्मलिटी डबल होगी तो 10 डबल कर लो, W अपॉन 40 इंटू 10, तो टोटल कितना होगा 4000 किलोग्राम होगा, मतलब 4 किलोग्राम। तो मुझे अगर 5 में से 10 इसकी नॉर्मलिटी डबल करनी है तो 2 में से 4 किलोग्राम, मतलब 4 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम ऐड करने पे नॉर्मलिटी 5 में से कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी डबल। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बी 2 किलोग्राम। चलो समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ गया 86 में क्या बोला है, चलो वापस एक बार जगह है ओके कोई बात। विच इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है वो आपको देखना है। देखो सबसे पहले बोला है डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। याद रखो आपका एकमात्र ऑप्शन बी है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी, और इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के उत्कलन बिंदु में વધારો। तो डी के संख्यात्मक गुणधर्मों 6 यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर मतलब RLVP रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बाष्प दबाणમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો, ये પણ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बट फ्रीजिंग पॉइंट जो कि क्या होता है FP, उसको हम लोग बोलते हैं नहीं है। ठीक, चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं 87 में। 87 में क्या बोला है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve in volatile solvent, vapor pressure decreased by 5 mm if the mole fraction of this time 0.4 मोलर। मतलब हमको पता है कि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये डिक्रीज हुआ हमको दिया है, इसकी वैल्यू हमको टोटल कितना दिया है 5 mm, जो कि डिक्रीज हो रहा है कब, जब इसके मोल फ्रैक्शन होते हैं 0.4। समझ रहे हो, मतलब इसका पूरा वैल्यू कितना दिया हमको 5 mm, कब, जब इसका मोल फ्रैक्शन 0.4 होगा। अब क्या बोला है कि जब वेपर प्रेशर 10 mm हो जाएगा तब उसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे। देखो 5 से कितना हो रहा है 10 mm, मतलब डबल हो रहा है, तो मोल फ्रैक्शन पे क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे, मतलब 0.8। तो बी इज योर करेक्ट आंसर 0.8। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऐसा कैसे, तो देखो 5 mm होगा तब मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4। अब उसको क्योंकि रेशियो लेना पड़ेगा, जब 10 mm होगा तब कितना मिलेगा मोल फ्रैक्शन, क्योंकि जो डिक्रीज हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मोल फ्रैक्शन के। ओके, तो x सामने जाएगा 5 नीचे और ये ऊपर, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 0.4 इंटू 10 अपॉन 5, 5 टू 10 ओके 0.8 आ गया। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, क्या गिवन है, बस अब थोड़े ही क्वेश्चन रह गए। 88 नंबर। 88 में क्या बोला है, 88 में बोला है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 25 mm, मतलब P नॉट A आपको गिवन है कितना 25 mm, जो कि डिक्रीज हो रहा है कितना PA 24.5, तो मोलालिटी कितनी होगी। देखो भाई फॉर्मूला तो यही है P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB अपॉन MB इंटू WA, और डिवाइडेड वाला ऊपर चला जाएगा MM। ठीक, इतने को तो हम लोग क्या बोलते हैं मोलालिटी बोलते हैं। क्लियर है, और ये मास आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। एक तो होगा 25 माइनस
24.5, ओके, नीचे कितना आएगा 25 इज इक्वल टू XB अपॉन MB, ये तो हमको पता है ही नहीं, बट ये जो होता है ना वो 1 लीटर या 1 किलोग्राम में होता है, जिसको हम लोग 1000 ग्राम बोलते हैं। तो ये इसका वैल्यू आपको ले लेना है 1000 ग्राम, और ऊपर तो 18 तो था ही कैलकुलेशन का। तो XB अपॉन MB आपको क्या दिखाएगा, मोल, जो कि मोलालिटी के कॉन्सेप्ट में है। तो ये कितना हो गया 0.5, ओके, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 18 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मोलालिटी, मतलब मोलालिटी के ही मोल्स है। सॉल्यूशन के मोल्स होंगे वही आपको क्या दिखाएंगे, मोलालिटी। ठीक, इसका कैलकुलेशन करो, आपको मिलेगा 1.11। तो यहां पर आएगा C इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, आपका C क्या हो जाएगा आपका। चलो 89 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ओहो, देखो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या चेक करना है, LCl3 में कितना होता है, 4 होते हैं, यूरिया में कितना होता है, 1 होता है, KCl में 2 और NaCl में 2, 2 वाले तो आएंगे नहीं, बात पहले से पता चल गई। अब फ्रीजिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नंबर ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल जिसमें कम हो गए उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हमको बोला है मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट मतलब यूरिया, B इज योर करेक्ट आंसर। B क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है 90। व्हेन सॉल्यूट dissolve in solvent then vapor pressure of solvent is decreases, that's because of, देखो आपको क्या बोला है कि जब सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा, वी ऑल नो एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर जैसे आप लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये किसकी बात हो रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से सबको पता है वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो क्या क्या इंक्रीज हो सकता है। तो पहले बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नहीं, जैसे ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, तो पहला ऑप्शन गया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, चलो ये थोड़ा राइट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिक्रीज ना। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखो। ओके, तो बस ये हो गया आपके 46 से लेके टोटल 19 तक के क्वेश्चन। आई होप आपने पूरे के पूरे सॉल्यूशन कर लिए होंगे साथ में, और पूरा वीडियो देखा भी होगा। तब तक के लिए मिलते हैं, सबको जय श्री